नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ रहो, ऐसी मैं आशा करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। दोस्तों, अपने बिना समय व्यतीत किए अपन जो आज किस सब्जेक्ट पर अपना फोकस रहने वाला हुआ है। दोस्तों, आज अपना पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। आज मैं आपके लिए कुछ विशेष लाया हूँ। सिलेबस के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं और वो सिलेबस है आरपीएससी सेकंड ग्रेड सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से जो विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे या सेकंड ग्रेड में जो बैठेंगे उनके लिए अपन सिलेबस पर विशेष रूप से आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो एग्ज़ाम इसकी होने वाली है, तो इन दिनों में जो अपन से होगा इकोनॉमिक्स का पार्ट वो कराएंगे, लेकिन फ्यूचर में जैसे इस आरपी से सेकंड ग्रेड की जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके संदर्भ में आज अपन पहले बात कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा इसका। उससे पहले अपन रणनीति बनाते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला। हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत किंतु परंतु हो जाए, लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो पहले भी यही था और पहले के जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें भी ये रहा और अपन आशा करते हैं कि आगे भी ये रहेगा। तो क्यों न अपन एग्ज़ाम से पहले रणनीति बना ली जाए। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एडवर्टाइजमेंट आ गया, आनन फानन में फटाफट आ गया। अब लड़के या विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या कर रहे हैं कि पहले से रणनीति बना के चल रहे हैं कि ये इसका सिलेबस है और अपन को इस सिलेबस में अपना जो सर ये पहले करा रहे ये पार्ट, क्यों ना अपन इसको तो तैयार कर ले। तो दोस्तों, अपन बिना समय व्यतीत करे अपना फोकस है आरपीएससी सेकंड ग्रेड सोशल साइंस सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं और उसमें अपन विशेष देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो सोशल साइंस है या सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी निकलेगी ये दो पार्ट में होती है। इसमें पार्ट दो होते हैं, आपका पार्ट एक और पार्ट एक और पार्ट दो भागों में बटी हुई थी दोस्तों। तो पार्ट टू में तो आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। और पार्ट एक होता है वन, वो होता है जनरल होता है। कहने का मतलब ये किसका होता है? जीके का होता है। पार्ट फर्स्ट होता है आपका जीके का और पार्ट टू वो होता है सब्जेक्ट का होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसमें पार्ट एक और पार्ट दो दोनों में इकोनॉमिक्स का रोल रहने वाला है। तो जो सेकंड ग्रेड के सभी दे रहे हैं उनके लिए भी पार्ट एक में इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत रोल है। तो इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर है, उनके बारे में अपन देखते हैं कि जीके में कौन से है और सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो उनका डिस्कस करेंगे। विशेषकर जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वो देखेंगे। वैसे तो दोस्तों देखो, जैसे कि राजस्थान का आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में तो मान लो कि आपने राजस्थान की क्षेत्रफल वगैरह पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आपने नदियाँ पढ़ ली, सिंचाई पढ़ ली। उसके बाद में जो देखो दोस्तों पशुधन आता है, लाइव स्टॉक आता है, कृषि आती है, उद्योग आता है, खनिज आते हैं, कृषि आता है। ये सभी भी दोस्तों अपन ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये सभी भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। लेकिन अपन समय रहेंगे तो राजस्थान का पशुधन, कृषि, उद्योग, खनिज, कृषि या सेवा क्षेत्र, उद्योग, इन सभी के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अपन जो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है जो लड़कों के कम समझ में आता है और कम ही लोग इसकी कोचिंग करवाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसका मैटर बहुत कम मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है ना ये विद्यार्थियों के पास जाना चाहिए, जिससे कि उनके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, अच्छा स्कोर कर सके और उनका रैंक के साथ सिलेक्शन हो। तो अपना ये जो सेकंड ग्रेड का है अपना जो यूट्यूबर है एक बार फ्री में कराने का है, आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है ये सारा। लेकिन फिर भी अपने एक सिलेबस की अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी के दोस्तों अपने चर्चा कर लेते हैं। पार्ट ए में अपन देखते हैं दोस्तों, इसका पार्ट ए में जो जीके का है इसमें कौन कौन सा है तो देखेंगे। इसमें है भारत में कृषि, उद्योग और सेवा, भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास। ये दोस्तों फर्स्ट पेपर में
सेकंड ग्रेड में इकोनॉमिक्स का क्या क्या है उसमें पार्ट फर्स्ट में जीके में एक तो ये टॉपिक है भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास। इंग्लिश में दोस्तों ये लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन मैंने इसका हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है। इसका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया। हिंदी में अर्थ हो गया भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास। एक तो दोस्तों आपका एक पॉइंट तो ये है, और 2 नंबर आपका पॉइंट रहने वाला है भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। लिखो क्या, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, भारत का विदेशी व्यापार। इसमें क्या होगी, प्रवृत्ति, संरचना और दिशा, प्रवृत्ति, संरचना और दिशा, ये है इसमें 3 बातें हैं, प्रवृत्ति, संरचना और दिशा। इंग्लिश में देखना चाहिए तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। पार्ट ए में ये है दोस्तों, पार्ट ए में देखो इसमें क्या पढ़ना है, भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो रही है। हो सकता है कि जो भारत की आर्थिक की समीक्षा होती है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, उससे ये क्वेश्चन उठा लिया जाए। हो सकता है कि कृषि में इस बार जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई और सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, या तो ये आ सकता है, या ये दे सकता है कि वर्तमान में जीडीपी में या जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, उद्योग क्षेत्र का कितना है और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इससे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। तो दोस्तों अपन जो विस्तृत रूप से अपन करेंगे तो इसमें इसका अध्ययन कर लेंगे। सेकंड है भारत का विदेशी व्यापार, कि भारत का विदेशी व्यापार क्या है, एक देश का या अपने देश का विश्व के शेष अन्य देशों जैसे कि अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब है, कुवैत है, जो भी देश है उनके साथ अपना विदेशी व्यापार क्या है, क्या प्रवृत्ति है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस में ज़्यादा रुझान है, किस माल का ज़्यादा रुझान है, कैसा अपना व्यापार पहले क्या था, 2000 मतलब कि 11 में क्या था, 2021 में क्या है, 24 में क्या है, 1951 में क्या था, ये देखा जाता है। और दिशा और संरचना, ये क्या था, संरचना में अपना देखा जाता है कि अपने देश का आयात और निर्यात, अपने देश जो करता है आयात और निर्यात, आयात और निर्यात किन किन वस्तुओं और सेवाओं का, मतलब कि संरचना में अपन देखेंगे कि अपना देश है वो अन्य देशों से क्या क्या चीज़ तो या क्या क्या वस्तुएं या क्या क्या सेवाएं उनको निर्यात करता है, उनसे क्या क्या आयात करता है। जैसे अपन इंजीनियरिंग वस्तुएं निर्यात करते हैं, अपन कच्चा पदार्थ निर्यात करते हैं, वहाँ से अपन पेट्रोलियम वगैरह मंगाते हैं, अपन देश जेवरात वगैरह निर्यात करता है, ठीक है ना। तो अपने ये किन किन वस्तुओं और सेवाओं को वहाँ निर्यात कर रहे हैं और अपना देश अन्य देशों से किन किन सेवाओं का आयात कर रहा है। मतलब कि अपन देखेंगे अपन क्या क्या इनको पेट्रोलियम दे रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, जेवरात दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधन दे रहे हैं या ले रहे हैं, मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का अपन व्यापार देखेंगे कि अपना देश इन विदेशों से क्या क्या वस्तुएं आयात कर रहा है और क्या क्या निर्यात कर रहा है। तो वो तो संरचना में हो जाता है। और दिशा में अपना ये होता है कि भारत का आयात व निर्यात किन किन देशों के साथ है, किन किन देशों के साथ है। समझ रहे हो दोस्तों आप, भारत का आयात व निर्यात किन किन देशों के साथ
है, वहाँ से अपन कितना मंगा रहे हैं, कितना उनको भेज रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपन आयात किस देश से कर रहे हैं, अपन सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को कर रहे हैं, मतलब किन किन देशों के साथ है। देश तो जैसे अपना हो जाएगा, मान लो कि अपना अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है अपना, जैसे कि मान लो कि सऊदी अरब है, रूस है, फ्रांस है, ये तो देश हो गए। तो किन किन देशों के साथ है, तो देशों के साथ अपन ये भी देखते हैं कि अपन किस देश को सर्वाधिक निर्यात कर रहे हैं, अपन किस देश से सर्वाधिक आयात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें अपन, या ये बातें जो किस में अध्ययन करेंगे अपन, दिशा में। कहने का मतलब अपन को भारत का विदेशी व्यापार पढ़ेंगे, कि विदेशी व्यापार में अपन पढ़ेंगे कि अपने विदेशों को किन किन वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात कर रहे हैं, किन किन वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर रहे हैं, और किस देश के साथ कितनी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, वह आयात कर रहे हैं। दोस्तों तो आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें अपन नए डाटा भी लेंगे, सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। ये तो देखो सेकंड ग्रेड का जो पार्ट फर्स्ट था उसका ये सिलेबस था, केवल 2 पॉइंट्स थे, और उसमें देखो अपन को टाइम मिलेगा तो अपन ये भी करा देंगे, पशुधन, कृषि उद्योग, खनिज, कृषि सेवा जो भी है ये सारा, ये भी अपना इकोनॉमिक्स का भी पार्ट था, लेकिन अपन स्पेशल इस पर फोकस करने वाले हैं। अब अपन देखेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चन वगैरह वो देखेंगे। दोस्तों अपन जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनका भी हल करेंगे, आपको आराम से बताएंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए। दोस्तों 5 या 7 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फोकट के नंबर है, मैं तो ये मानता हूँ। तो अपने पार्ट 2 में सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि दोस्तों कौन कौन से सिलेबस इसका है। तो दोस्तों इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसको। सिलेबस तो वैसे आजकल ऑनलाइन भी रहता है, सभी उतार के रखते हैं पीडीएफ में। ये तो दोस्तों अपना पार्ट। अब अपन बात करेंगे सब्जेक्ट में, अब अपन बात करेंगे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो वो सबसे पहले देखो दोस्तों, फर्स्ट में इसने अपन को बता रहा है NI, जिसको अपन बोलेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों इससे। राष्ट्रीय आय, चलो मैं नाम ही लिख देता हूँ पूरे, उपभोग फलन, कंजम्पशन प्रोडक्शन, ये है ना, सॉरी कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी उपभोग फलन है ना, उपभोग फलन। और एक आपका है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको दे रखे हैं, मैं टेली कर लूँ, सही है क्या? हाँ दोस्तों यही है आपके सिलेबस में, राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन और मुद्रास्फीति, कंजम्पशन फंक्शन, नेशनल इनकम और मुद्रास्फीति। पहला पॉइंट दोस्तों आपके ये है, सेकंड ग्रेड में इकोनॉमिक्स काफ़ी इजी है। राष्ट्रीय आय थोड़ा हार्ड है, लेकिन दोस्तों मैंने राष्ट्रीय आय पूरा करा दिया है। 10 पार्ट बनाए थे, MCQ व PYQ सहित। राष्ट्रीय आय मैंने पूरा करा दिया है, जो कि सेकंड ग्रेड में भी आवश्यक है, फर्स्ट ग्रेड वाले भी इसको कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी, और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और सेकंड ग्रेड वाले सोशल साइंस के। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। राष्ट्रीय आय मैंने वैसे पूरा करा दिया है। राष्ट्रीय आय में कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसका इतिहास आता है कि राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना किसने की थी। फिर ये देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले वैज्ञानिक आधार पर इसकी गणना किसने की थी। एक राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। फिर अपन दोस्तों इसके अंदर जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ है, 4 अवधारणाएँ है, GDP, NDP, GNP और NNP। GDP, NDP, GNP, NNP, इनके अंदर पढ़ते हैं कि GDP क्या होता है और GNP क्या होता है, GDP और GNP में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये पढ़ते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं कि GDP फैक्टर कॉस्ट होता है तो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, NDP फैक्टर कॉस्ट ये मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन कुछ और इसके आगे अपन जाते हैं GDP के अंदर, तो अपन देखते हैं कि डिस्पोजल इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन में जैसे डिस्पोजल इनकम का मैंने देखा था, डिस्पोजल इनकम का एक क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। डिस्पोजल C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। या PI में से अपन व्यक्तिगत कर निकाल देते हैं,
व्यक्तिगत कर निकाल दे तो आपकी DI आती है। मैंने इनका बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके समझाया हुआ है। फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है दोस्तों, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। सभी विधियाँ दोस्तों मैंने आराम से करा रखी है, तो वापस करा देंगे समय मिलेगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में ये था। उपभोग फलन दोस्तों, उपभोग फलन क्या होता है, उपभोग फलन के बारे में बात करेंगे। उपभोग फलन में दोस्तों आपकी 4 चीज़ें आती है। उपभोग फलन देखो कब आया, उपभोग फलन किससे संबंधित है। देखो एक आपको बता दूं 1929 से लेकर 1933 में एक आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी आई थी, कहाँ आई थी, अमेरिका और ब्रिटेन में। उस समय आर्थिक मंदी आई थी। उस आर्थिक मंदी से निजात नहीं मिल रहा था, तो अपने एक किन्स महोदय आए थे, किन्स आए थे, किन्स, जोनार्ड एम किन्स ने जो इन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम था आय व रोजगार का सिद्धांत। आय व रोजगार का सिद्धांत दिया था। उसी समय इन्होंने 1936 में अपनी बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने ये बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स ने आय व रोजगार का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी थी, उनमें आय व रोजगार का सिद्धांत बताया था। और उन्होंने बताया था कि विकसित देशों में भी हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है, पूर्ण रोजगार नहीं रहता विकसित देशों में। उन्होंने कैसे पता चला इस चीज़ का, क्योंकि उस समय जो आर्थिक मंदी आई थी ना, तो उस समय उन्होंने उस बात का एनालिसिस किया, और उन्होंने बताया कि विकसित देशों में भी हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं रहता है। और उस समय ये सिद्धांत आया उपभोग फलन। उपभोग फलन में क्या होता है दोस्तों, 3 बातें अपनी इसमें 4 है। MPC पढ़ेंगे, एक इसमें पढ़ेंगे अपन MPS, एक अपन पढ़ेंगे इसमें APC, और एक अपन पढ़ेंगे APS। क्या होता है दोस्तों, मैं सभी चैप्टर में एनालिसिस करूंगा। अब मैं कह रहा हूँ नंबर 1 ही नहीं घटेगा, मेरे अंगुलियों पर याद है सारा, आप टेंशन ही मत लो दोस्तों। MPC में अपन क्या पढ़ते हैं कि डेल्टा वाई, मतलब कि उपभोक्ता की आय में चेंज होने के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। MPS पढ़ते हैं अपन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस, व्यक्ति की आय में चेंज होने के कारण व्यक्ति की सेविंग में कितना चेंज होता है। APC और ये पढ़ते हैं अपन, APC क्या होता है, C/Y, APS का S/Y होता है दोस्तों, है ना। MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, सीमांत बचत प्रवृत्ति। APS सभी पढ़ेंगे दोस्तों, चैप्टर पढ़ेंगे। मैं तो एक एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। फिर अपन देखेंगे MPC प्लस MPS का मान 1 होता है, APC प्लस APS की वैल्यू भी 1 होती है दोस्तों। ऐसे देखो MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। फिर दोस्तों जैसे अपन को MPC की वैल्यू चाहिएगी तो अपन कर देंगे 1 माइनस MPS। इस प्रकार MPC का दोस्तों एक ये सूत्र आ गया, एक MPC का सूत्र अपना ये आ गया, MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ये इसके अंदर परख करते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है तो बताओ उसका खर्चा भी बढ़ता है नहीं बढ़ता। जैसे किसी व्यक्ति की आय कम होती है तो उसका उपभोग भी खर्चा कम होता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो उसकी सेविंग भी बढ़ जाती है। इस प्रकार के अध्ययन अपन दोस्तों इस चैप्टर में करने वाले हैं, उपभोग फलन में करने वाले हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं एकदम इजी बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों एक अपने पास आता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। देखो दोस्तों क्या होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दोस्तों मौखिक बता देता हूँ, जब बाजार में कीमतें निरंतर बढ़ती है या कीमतों का निरंतर बढ़ना ही क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। दोस्तों आप देखते होंगे जैसे टमाटर 40 है, फिर 50, 60, 100, 200 रुपये भी हो गए, मतलब कीमतें उनकी निरंतर बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है। मुद्रास्फीति में क्या होती है, कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बात बताओ दोस्तों, जब कीमतें बढ़ गई आपकी किसी चीज़ की तो बताओ मुद्रा की वैल्यू कम होती है या ज़्यादा। पहले आप 1 रुपये में कितना सामान खरीद लेते थे, आज 1 रुपये में कुछ नहीं आता ना। इसका मतलब जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति होती क्यों है। मुद्रास्फीति के कारण पढ़ेंगे। हो सकता है अपन क्रैश कोर्स चला दे इसका, मुद्रास्फीति के कारण में मुद्रास्फीति होती क्यों है, उसके क्या कारण है। हो सकता है कि सरकार ने उसमें सार्वजनिक व्यय ज़्यादा कर दिए, व्ययों में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी। हो सकता है कि सरकार ने मुद्रा की पूर्ति में क्या कर दी, वृद्धि कर दी हो सकता है कि सरकार घाटे का बजट अपना रही हो। क्या होता है दोस्तों अपन सभी पढ़ेंगे। देखो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि व्यय, सरकार व्यय कर रही है, सार्वजनिक व्यय कर रही है, अस्पताल बना रही है, सड़कें बना रही है, तो क्या हो रहा है कि पैसा आ रहा है,
पैसा सरकार दे रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो लोगों के पास जेब में पैसा ज़्यादा आ रहा है। अब ये बताओ, पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, लोग मार्केट में जाएंगे, खर्चा करेंगे, तो लोगों के पास पैसा है तो अपने आप ही भाव बढ़ा देंगे किसी भी चीज़ का। आप समझ रहे होंगे ना। तो व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति, हो सकता है कि आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाए। बाजार में पैसा है, पैसा हो जाए तो आप जानते हो जब पैसा है, पैसा हो जाए तो उसकी वैल्यू तो रहती नहीं है। और लोग क्या करते हैं, अरे यार 10 रुपये की चीज़ 10 क्यों, मतलब 20 ले, 50 ले, सामान दे मेरे को, समझ गए ना आप। तो इसका मतलब आप मेरी बात समझ होंगे, वो होता है मुद्रास्फीति कि उसके कारण क्या है। फिर अपन मुद्रास्फीति को कैसे रोके, उसके रोकने के उपाय देखेंगे। फिर अपन देखेंगे मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं। फिर अपन ये भी देखते हैं कि मुद्रास्फीति कौन कौन सी होती है। एक मुद्रास्फीति होती है दोस्तों, एक स्टैगफ्लेशन भी होता है, एक दोस्तों डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन तो क्या होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इनका सबका ऑपोजिट है। और मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे कौन कौन सी होती है। मुद्रास्फीति रेंगती हुई होती है, मुद्रास्फीति दौड़ती हुई होती है, ठीक है। बहुत सारे मुद्रास्फीति के प्रकार, बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है दोस्तों, एकदम एनालिसिस बढ़िया करा देंगे 360 डिग्री। आप तो बस बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों ये तो राष्ट्रीय उपभोग फलन और मुद्रास्फीति के बारे में मैंने बताया। अब दोस्तों इसके आगे अपन कौन सा टॉप पॉइंट है अपने इसमें वो पढ़ते हैं। अभी तो दोस्तों अपना एक हुआ है अभी, वैसे तो पॉइंट 3 हो गए, लेकिन उन्होंने एक ही पॉइंट में दे रखा है इसको आरपीएससी ने। तो अपने एक पढ़ा अपना राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन और मुद्रास्फीति, 2 नंबर पॉइंट में उन्होंने कौन सा दे रखा है। मांग व पूर्ति की अवधारणा, लोच व उपभोक्ता संतुलन। मांग व पूर्ति की अवधारणा, फिर दे रखी है लोच, और फिर देख रखा है उपभोक्ता संतुलन। दोस्तों ये है आपका क्या है, ये है। बताओ मांग व पूर्ति ये क्या होती है, बताओ। देखिए दोस्तों, मांग व पूर्ति की अवधारणा, देखो ये मांग मतलब डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट है। मांग व पूर्ति की अवधारणा दोस्तों अपन पढ़ेंगे, मांग व पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, मांग की लॉज पढ़ेंगे। इसमें क्या होती है दोस्तों मांग, देखो मांग, अपन मांग का नियम पढ़ेंगे कि जब अन्य बातें स्थिर रहे, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए, जब वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उसके द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा बढ़ जाए, और जब वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाए तो मांगी जाने वाली मांग मात्रा कम हो जाए। इसे अपन क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। फिर अपन देखेंगे मांग व पूर्ति में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अपन इस डायग्राम के द्वारा दोस्तों से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, यहाँ क्वांटिटी लेंगे। आप दोस्तों पता है जब मान लो किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो वो खरीदी जाने वाली क्वांटिटी अपन क्या करेंगे, कम करते हैं ना। तो मांग का नियम पढ़ेंगे। फिर अपन पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, कैसा संबंध होता है पूर्ति में, प्राइस और क्वांटिटी में धनात्मक संबंध होता है। फिर दोस्तों अपन इसमें देखेंगे पूरक वस्तुएं देखेंगे, स्थापन वस्तुएं देखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे है मांग व पूर्ति की अवधारणा अपन पढ़ेंगे। फिर अपन मांग की लोच निकालेंगे। मांग की लोच कैसे निकालते हैं, जैसे कि प्राइस में चेंज होने के कारण, प्रतिशत या प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी मांगी जाने वाली क्वांटिटी में कितना प्रतिशत चेंज होता है, वो अपन मांग की लोच ज्ञात करेंगे। या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मांग मात्रा में कितना प्रतिशत चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मांग की लोच बोलते हैं। तो मांग की लोच निकालेंगे। फिर लोच की दोस्तों 5 श्रेणियां हैं, वो निकालेंगे। कौन कौन सी होती है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार, ये पढ़ेंगे दोस्तों। फिर अपन इनका डायग्राम बनाएंगे कि मांग पूर्ण लोचदार का मांग वर्ग कैसा होता है, पूर्ण बेलोचदार का ऐसे खड़ा ऊर्ध्वाधर होता है। इकाई लोचदार मांग लोचदार कैसे होता है, ये होता है दोस्तों। इकाई से कम कैसा होता है, और इकाई से कम कैसा होता है, ऐसे होता है। इकाई से अधिक कैसा होता है, ऐसे मांग लोच, ऐसे। ये वक्र 5 है, इनकी लोच पढ़ेंगे। फिर अपन देखेंगे अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कहाँ होती है, और उसमें उपभोक्ता संतुलन भी देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है, उपभोक्ता संतुलन कहाँ पड़ता है। हास का नियम भी पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता हास नियम भी देखेंगे,
ठीक है, गॉसियन का नियम देखेंगे, मार्शल का नियम देखेंगे आदि दोस्तों इनके अंदर होने वाला है। तो दोस्तों आप समझे होंगे मांग व पूर्ति की अवधारणा, लोच और उपभोक्ता संतुलन। इसके आगे नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, इसके आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है सिलेबस में। 3 नंबर पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अपन केंद्रीय स्टैटिक्स आ गई दोस्तों, स्टैटिक्स आ गई। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन से होते हैं दोस्तों, अपन देखेंगे इसमें माध्य, माध्यिका या मध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन और मोड। इनका अपन बहुलक को जेड से करते हैं दोस्तों, माध्य को समांतर माध्य ये करते हैं, माध्यिका को एम से करते हैं। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे दोस्तों। 10th क्लास में जो पढ़ते हैं ना माध्य, माध्यिका, बहुलक, वो बात वो अलग है, उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अपन को कैसा पढ़ना है इन माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनको अपन थ्योरी पढ़नी है दोस्तों, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इनमें। माध्य किसे कहते हैं अपन देखेंगे, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकाला जाता है। फिर अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध भी देखेंगे दोस्तों, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध भी देखेंगे। जैसे जेड बराबर क्या होता है 3m माइनस 2x बार, इस प्रकार अपन बहुत सारे से वो देखेंगे अपन। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, फर्स्ट पेपर में भी है, और जो इकोनॉमिक्स से तैयारी करें उनके भी है, और कॉमर्स से तैयारी करें उनके भी है। तो अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में दोस्तों। और इसमें कौन सा है आपके दोस्तों, है गाठे का बजट, मुद्रा पूर्ति, मुद्रा पूर्ति। एक दोस्तों आपके इसी में है गाठे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है दोस्तों, घाटे का बजट सरकार को होता है। बजट घाटे का कब होता है, जब सरकार के पास आय तो हो कम और व्यय हो उसके ज़्यादा, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, घाटे का बजट होता है। अपन पढ़ेंगे बजट के बारे में, बजट घाटे का बजट पढ़ेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग घाटे का बजट भी पढ़ेंगे, और कोई से जो भी घाटा होता है वो भी अपने पढ़ेंगे। घाटे भी 3-4 प्रकार के इसमें घाटे का बजट। मुद्रा की पूर्ति दोस्तों इसी के अंदर है, इसी के अंदर है दोस्तों मुद्रा की पूर्ति। ये क्या होती है दोस्तों, दो होती है देखो दोस्तों, एक तो होती है मुद्रा की मांग और एक होती है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग दोस्तों 3 उद्देश्य के लिए की जाती है, लेन देन उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य और सत्कर्ता उद्देश्य। तो दोस्तों ये तो अपने है नहीं मुद्रा की मांग। मुद्रा की अपने पूर्ति है दोस्तों। मुद्रा की पूर्ति का जो सिद्धांत है ना आरबीआई ने 1977 में दिया था, और मुद्रा की अवधारणा कितनी है, 4 है, M1, M2, M3, M4। अपन देखें M1 में क्या था, M2 में क्या था, M3, M4 में क्या था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पिछली बार आया हुआ भी है। ओके दोस्तों, अपन ये भी देखेंगे इनमें सबसे संकुचित अवधारणा कौन सी है, सबसे विस्तृत अवधारणा कौन सी है। M1 में क्या था, M2 में क्या था और M3 में क्या था। कौन सी पोस्ट ऑफिस की जमाएं किस में आती हैं, रिजर्व बैंक की जमाएं किस में आती है, कैश अकाउंट या करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स की जमाएं वो किस में आती है दोस्तों। ये भी अपन मुद्रा की पूर्ति में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों इसी में आपके है एक है साख सर्जन, साख सर्जन, एक आपके साख नियंत्रण। इसी सिलेबस की बात करूँ दोस्तों, तीसरे में क्या होता है साख सर्जन। साख सर्जन बैंकों द्वारा किया जाता है दोस्तों। बैंकों द्वारा जब मान लो कि अपन बैंक में अपन खाता खुलवाते हैं अपन, और बैंक से अपन लोन लेते हैं, भाई हमारे को 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक है बिल्कुल आपको लोन दे देंगे। तो जैसे दोस्तों आपको 5 लाख का लोन इश्यू होता है या 5 लाख, तो आपने देखा होगा कभी भी आपको 5 लाख कैश नहीं देते, वो क्या करते हैं, उस लोन को 5 लाख के लोन को वो आपके किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अब जैसे आपको हो सकता है कि उसमें 2 लाख की नीड है, तो आप उस अकाउंट में 2 लाख निकालोगे और 3 लाख उनके पास पड़ा रहेगा। इसका मतलब जो लोन होता है ना वो आपको कैश नहीं देते, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार वो लोगों को क्या करते हैं, बैंक का काम क्या आपको पता है ना कि लोगों की जमाएं स्वीकार करता है और लोगों को आवश्यकता अनुसार उनको ऋण प्रदान करता है। तो लोगों के वो जैसे जमाएं आती है तो उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और उन्हीं पैसों से वो क्या कर देता है, लोगों को ऋण प्रदान कर देता है, और ऋण को वो कैश में नहीं देके अपने पास रख लेता है कुछ % और आपको दे देता है। जैसे मान लो कि 5 लाख आगे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, हो सकता है कि आप 5 लाख पूरे के पूरे निकालो, और हो सकता है कि आप 5 लाख में 2 लाख निकालो, 3 लाख अकाउंट में पड़े रहे वहीं पर। तो बैंक के उन पैसों से क्या हो रहा है, काम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है कि इस प्रकार बैंक क्या करता है, साख का सृजन करता है। तो साख नियंत्रण क्या होता है, साख नियंत्रण देखो आरबीआई होती है ना, आरबीआई एक सेकेंड, हाँ साख नियंत्रण के उपाय आपके देखो। साख नियंत्रण क्या होता है,
आरबीआई की देखो, आरबीआई दो प्रकार के जो साख नियंत्रण के उपाय करती है ना, एक परिमाणात्मक, एक गुणात्मक, दो प्रकार के नियंत्रण लेती है, जिसमें बैंक की एसएलआर आती है, सीआरआर आती है, और रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट आती है, बैंक रेट आती है। वो परिमाणात्मक है। और गुणात्मक में क्या होती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है, मार्जिन मनी में बदलाव है, ऐसे कुछ है, दो भागों में बांटा हुआ है। उसमें क्या करते हैं, साख नियंत्रण का काम किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो साख नियंत्रण में दोस्तों अपन ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं आपके क्या है। अब तक अपने 3 हो गए दोस्तों। ये दोस्तों आपका ये था ना, ये ओके। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों आपके, ये देखते हैं अपन। गरीबी बेरोजगारी एसडीआई पीक्यूएलआई, गरीबी बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी और एचडीआई, गरीबी बेरोजगारी एसडीआई, और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन अकाउंटिंग और नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक है आपके ग्रीन अकाउंटिंग, और एक आपके है नीति आयोग। दोस्तों बोर्ड भर चुका है, मैं आपको मौखिक बताऊंगा, इस बार लिख के नहीं बताऊंगा। क्या होती है देखो गरीबी। दोस्तों गरीबी के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, पहले तो पढ़ेंगे अपन गरीबी का सर्वप्रथम मापन किसने किया था, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 में। और दादा भाई नौरोजी अपन पढ़ लेंगे, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई जी के है, धन निष्कासन के सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिर दोस्तों अपन जो गरीबी से संबंधित नीति वो पढ़ेंगे। समितियाँ कौन कौन सी आई थी, जैसे रत्न एवं दांडेकर समिति आई थी, अलग समिति आई थी, तेंदुलकर समिति आई थी, लकड़वाला समिति आई थी, सी रंगराजन समिति आई थी, और योजना आयोग की रिपोर्ट मान लो, नीति आयोग या एनएसएसओ के आंकड़े गरीबी के बारे में क्या कहते हैं, ये अपन गरीबी के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया गरीबी के अंदर। दोस्तों इसी प्रकार अपन क्या पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या होती है, जब लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को हटा दिया जाता है तो अपनी बेरोजगारी प्राप्त होती है। फिर अपन निकालते बेरोजगारी की दर, फिर अपन निकालते कार्य सहभागिता दर, फिर अपन बेरोजगारी के अंदर दोस्तों और क्या देखते हैं, फिर बेरोजगारी के प्रकार देखते हैं, कौन कौन सी बेरोजगारी के प्रकार है, जैसे कि चक्रीय बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, आदर्शीय बेरोजगारी है, तकनीकी बेरोजगारी है, आंशिक बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी है, ऐच्छिक बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। इन बेरोजगारियों के प्रकार देखते हैं, कौन सी दीर्घकालीन है, कौन सी अल्पकालीन है, किस बेरोजगारी को बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है, कौन सी बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है, कौन सी बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है, कौन सी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन सी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है ना। तो दोस्तों आप मस्त रहो, मैं एकदम एनालिसिस कर दूंगा खतरनाक। इस माइंड में ना 15-20 साल का जो अनुभव लिया ना दोस्तों, ऐसे नहीं लिया। ये देखो ये गिलास की साइज देखो 5 नंबर का है ना दोनों में, ऐसे नहीं लगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत की है। आप जुड़े रहो बस, सिलेक्शन बाहर नहीं जाने दूंगा। सिलेक्शन बस अपने पास पढ़ोगे तो सिलेक्शन है ही, ये समझ लो। रैंक की आप रैंक में बात करो दोस्तों, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी एसडीआई पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे दोस्तों। इसके 3 मापक होते हैं, कौन कौन से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। तीनों निम्न में से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है 100% दोस्तों। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इनमें कौन सा नहीं है, इसमें आएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय, ऑप्शन आएगा दोस्तों, आया हुआ भी है। तो आप टेंशन लेने के लिए ह्यूमन डेवलप इंडेक्स पढ़ेंगे। एक दोस्तों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हिंदी में तो इसको बोलते हैं सतत विकास, धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जो अपन प्राकृतिक संसाधनों को दोस्तों यूज कर रहे हैं अपने आज काम के लिए, अपने को पानी चाहिए, वनों से लकड़ी चाहिए मान लो, और क्या अपने को गाड़ी बाइक चलाने के लिए अपने को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ओके दोस्तों। इनका अपन क्या करें, इनका उपयोग कर रहे हैं और अपन आराम से कर रहे हैं, जैसे अपने पास पर्याप्त भंडार है, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे हैं। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सरकार ने ये चिंता की है, अपन भी चिंता करते हैं कि यार आज अपन इतना पेट्रोल डीजल खत्म कर रहे हैं, पानी खत्म कर रहे हैं, पानी इतना खत्म हो गया, धरती का जो पानी का स्तर है वो कहीं कहीं तो खत्म हो गया, वहाँ फ्लोराइड आ रहा है। तो एक बात तो दोस्तों, अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ है 50 साल 100 साल 200 साल, उनके पास पानी कहाँ से बचेगा, उनके पास क्या डीजल पेट्रोल रहेगा क्या। तो दोस्तों इसका मतलब सतत विकास ने सरकार ने ये गोल्स बनाए हैं कि अपन को अपने लिए तो काम में लेना ही है संसाधनों को, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है। वो होता है दोस्तों सतत विकास या
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो होता है धारणीय विकास। इसके दोस्तों आपको पता है भी 17 गोल्स रखे थे, गरीबी है, क्वालिटी एजुकेशन है, गरीबी को दूर करना है ना, आदि कुछ है। तो इसमें 17 लक्ष्य वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे दोस्तों। ग्रीन अकाउंटिंग पढ़ेंगे। और एक दोस्त अपना नीति आयोग, जैसा एक दोस्तों आपको पता है योजना आयोग बना था। योजना आयोग के बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है नीति आयोग का। नीति आयोग की अपन संरचना देखेंगे, इसने कौन सी कार्यविधियाँ अपना रखी है। इसने जैसे पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो गई, तो क्या ये इसने भी पंचवर्षीय योजना अपना रखी है क्या? ये इसका विकेंद्रीकृत रूप है, केंद्रीकृत नहीं है, ये ग्रामीण स्तर से चलता है और ऊपर के लेवल तक जाता है। तो नीति आयोग में अपन ये पढ़ेंगे कौन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि जो सेकंड ग्रेड का जो सारा सिलेबस है या तो इसका क्रैश कोर्स करा दिया जाए, या सभी पॉइंटों पर यूट्यूब पर मेरी तरफ से आपके लिए, गरीब बच्चों के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, एकदम पढ़ने वाले के लिए, गांव के लोग जो रूम लेके रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपका यदि साथ रहा तो मेरे द्वारा हो सकता है कि यूट्यूब पर ये सारी जो इकोनॉमिक्स है एकदम करेक्ट ऑथेंटिक डाटा के साथ आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरा यही प्रयास रहेगा। दोस्तों कैसा रहा आपका सेशन, कैसा लगा आपको? तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अपन फिर मिलते हैं एक वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।